चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज लोक भवन में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। वहीं वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि सैमसंग इंडिया को मेगा परियोजना के रूप में 15 वर्ष में 1751 करोड़ रुपए प्रोत्साहन के रूप में देने का निर्णय लिया गया है। इसी फॉर्मूले के आधार पर एलजी इंडिया को भी 10 वर्षों के दौरान प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया गया है। एलजी इंडिया का 567 करोड़ रुपए निवेश है, जिसके साथ ही वित्त मंत्री ने बताया कि उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दीपावली पर मुफ्त गैस सिलेंडर दिया जाएगा। 62,000 करोड़ रुपए का इनका प्रोडक्शन है और मात्र 3,000 करोड़ रुपए की इनकी बिक्री उत्तर प्रदेश में है। अर्थात इसके वित्तीय प्रोत्साहन इनको दिया जा रहा है, जो कि उस फार्मूले से उनको कुछ भी मिल नहीं रहा था। अर्थात इनपुट टैक्स क्रेडिट को घटाते हुए जो भी टैक्स लायबिलिटी बनती है उतने के बराबर इनको रिइंबर्स किया जाएगा और इस फार्मूले के हिसाब से 15 वर्षों में 1751 करोड़ रुपए की देने की बात, इनको प्रोत्साहन राशि देने की बात हुई है। एफडीआई के माध्यम से अभी तक उत्तर प्रदेश को जो पैसा मिलता था वो लगभग बहुत कम है, केवल 9400 करोड़ रुपए का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ। तो इसको देखते हुए बहुत ही आकर्षक पॉलिसी आज लॉन्च की गई और मंत्रिपरिषद के द्वारा जिसका अनुमोदन प्रदान किया गया कि पूंजी निवेश से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर ये सुविधाएं दी जाएंगी। खासतौर से इनको 75 और 80% तो लैंड परचेज में सुविधा ये 5 वर्ष के लिए है और ये बहुत ज्यादा लिक्विडेटिव पॉलिसी है ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे पास आए, ताकि लोग रोजगार के अवसर भी बढ़ सके और हमारी आर्थिक गतिविधियों को भी स्ट्रेंथन किया जा सके। जनपद मिर्जापुर और सोनभद्र में एक जनजातीय संग्रहालय की स्थापना का प्रस्ताव भी आज मंत्रिपरिषद के द्वारा अनुमोदित किया गया है, जिससे खासतौर से इन जनजातियों में एक आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। खासतौर से समाज में जनजातीय जीवन शैली, परंपराओं व कला विधाओं से परिचित हो सकेगा। पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। ट्राइबल आउटलेट्स के माध्यम से जनजातियों द्वारा उत्पादित एवं निर्मित सामग्रियों व उत्पादों का विक्रय होने से उन्हें आर्थिक लाभ होगा। प्रदेश में निवासरत जो जनजाति इसमें खासतौर से शामिल होगी उसमें थारू, बुक्सा, गोंड, खरवार, सहारिया, परिया, बैगा, अगरिया, पटारी, इस तरीके की जातियां जो हैं, इन जातियों का खास तौर से ये एससी और एसटी का संग्रहालय बनेगा। तो सब जानते हैं कि 2017 में जब हमारी सरकार आई थी तब रिस्पांस सिस्टम में काफी समय लगता था, अब उसको काफी एडवांस किया गया है। अभी वर्तमान में 112 को अगर हम कॉल करते हैं तो 13 मिनट उसका रिस्पांस टाइम है एवरेज। पीड़ित व्यक्ति के पास जो पहुंचने का जो अभी तक स्थिति थी उसमें लगभग 4-5 किलोमीटर था ग्रामीण क्षेत्र से और 1.5 किलोमीटर था शहरी क्षेत्र से। तो जो नई टेक्नोलॉजी आई है उसको इसमें शामिल करते हुए लगभग 50 मीटर तक वो लोकेट कर सकेगा। जो भी पीड़ित व्यक्ति है उसको इस बात की जानकारी मिल जाएगी कि हमसे कितनी दूर है हमारा 112 नंबर गाड़ी, और रिस्पांस टाइम भी कम किया। साथ ही साथ उसको हर तरीके से एडवांस बनाने की कोशिश की है और अभी तक उसमें जो 673 पर्सन ड्यूटी पर थे उसके स्थान पर 875 कर दिए गए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा आरोप लगाया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरे फोन की जासूसी की जा रही है, मेरा फोन हैक करने की कोशिश हो रही है, जिसका अलर्ट मैसेज मेरे फोन पर आया है। सपा प्रमुख ने कहा है कि सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेने की अपील की है और इसकी जांच करवाने की बात कही। उन्होंने कहा है कि इस तरीके से सर्विलांस करना लोकतंत्र को खत्म करने जैसा है।
तो बता दें कि अखिलेश यादव मीडिया के सामने आया। उन्होंने कई सवाल किए कि आखिर ये किसकी तरफ से किया जा रहा है, लोकतंत्र पे बड़ा खतरा है, मेरे फोन को हैक करने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है, जासूसी मेरी की जा रही है और इसीलिए लोकतंत्र पे बड़ा खतरा इन्होंने बताया है और कहा है कि सरकार इस मामले में जांच करे। बड़े दुख की बात है कि सुबह सुबह ये जानकारी मिली और इस तरह का मैसेज कंपनी के माध्यम से मोबाइल पर पहुंचा है और ये जो मैसेज बता रहा है कि आपका स्टेट एजेंसी या स्टेट की तरफ से हैक किया जा रहा है या जासूसी की जा रही है। तो बड़े दुख की बात है, आज हमारे डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में आजादी और आपकी प्राइवेसी को भी ये किस लिए उसको खत्म करना चाहते हैं, आखिरकार जासूसी किस लिए। और दमोह में पटाखा फैक्ट्री में तेज धमाके के साथ विस्फोट हो गया, जिसमें 5 से 7 लोगों की मरने की आशंका जताई गई है। ऐसे में पटाखा फैक्ट्री के संचालन अभय गुप्ता की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र के बड़े पुल की घटना बताई जा रही है, जिसमें अभी कई लोगों के दबे होने की खबर सामने आ रही है। सूचना मिलने पर भारी पुलिस पर और एसडीआरएफ की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची। धमाका इतना तेज था कि मकान धराशायी हो गया, जिससे अधिकारियों को रेस्क्यू में परेशानी हो रही है। तो फैक्ट्री के संचालन की मौके पर ही मौत हो गई। अधिकारियों को रेस्क्यू में परेशानी हो रही है। दमोह की ये तस्वीरें हैं जो आप तक पहुंचा रहे हैं। पटाखा फैक्ट्री में तेज धमाका हुआ है, इसके बाद से हर तरफ अफरा तफरी मच गई है। 5 से 7 लोगों की जान जाने की आशंका यहाँ पे जाहिर की जा रही है। मौके पर रेस्क्यू किया जा रहा है, लगातार बचाने का प्रयास यहाँ पे हो रहा है। लेकिन बता दें कि दमोह की तस्वीरें है जो आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है। पटाखे फैक्ट्री में ये धमाका हुआ है, जिसके बाद से हर कोई सब था और रेस्क्यू अभियान यहाँ पे लगातार चलाया जा रहा है। मौके पर पटाखे फैक्ट्री के मालिक मौजूद थे, जिनकी मौत हो गई और 5 से 7 लोगों की आशंका जाहिर की जा रही है। इस पूरे पटाखे फैक्ट्री के ब्लास्ट होने के बाद मौत की और पुलिस जो है यहाँ पे माहौल को काबू करने की कोशिश में लगी हुई है। रेस्क्यू अभियान फिलहाल चलाया जा रहा है, लेकिन बता दें कि यहाँ पे एक के बाद एक करके धमाका हुआ, जिसके बाद से रेस्क्यू करने में तकलीफों का सामना यहाँ पे रेस्क्यू टीम को करना पड़ रहा है। तो दमोह में पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ है, फैक्ट्री के संचालन की मौके पर ही मौत हो गई। तो बता दें कि पटाखा फैक्ट्री में तेज धमाका हुआ है, तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है। 5 से 7 लोगों की मौत की आशंका जाहिर की जा रही है। दमोह में ये पटाखा फैक्ट्री था जहां पे धमाका हुआ है। पटाखा यहां पे बनाया जाता था और अचानक से धमाका हो गया, जिसमें पटाखा फैक्ट्री के मालिक की जान चली गई। मौके पर रेस्क्यू अभियान अभी भी जारी है। तो ये दमोह की तस्वीरें हैं और देखिए किस तरीके से रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। खबर में आगे बढ़ेंगे। उन्नाव से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, जहां जमीनी विवाद में 2 परिवारों के बीच खूनी संघर्ष हुआ है। भाई भाई ने जमकर लाठी डंडों चले हैं, जिसमें महिला समेत 3 घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने मामला संभाल लिया है। मामला गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के निहाल खेड़ा का है।
तो महिला के साथ 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से लाठी डंडे से जमकर वार किया जा रहा है और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में यहाँ पे भाई भाई लगे हुए हैं। उन्नाव की ये तस्वीरें हैं। लाइव मारपीट की घटना कैमरे में कैद हो गई है। तो मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से मारपीट की जा रही है। भाई भाई ने यहाँ पे मारपीट की है। जमीनी विवाद को लेकर ये पूरा मामला शुरू हुआ। देखते देखते बातचीत में ये मामला जो है वो मारपीट में तब्दील हो गया, हाथापाई पे उतारू हो गया। कई लोग गंभीर घायल बताए जा रहे हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। महिला समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल है, अस्पताल में इलाज चल रहा है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से मारपीट की जा रही है। गाँव की ये तस्वीरें देखिए, लगातार लाठी डंडों से वार किया जा रहा है। बिना कुछ सोचे समझे मारपीट यहाँ पे की जा रही है। उन्नाव की तस्वीरें हैं और ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जहां लाइव मारपीट हो रही है। तो लाइव मारपीट हो रही है, ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लाइव मारपीट हो रही है और ये सीधी तस्वीरें बताती है कि किस तरीके से मारपीट हो रही है। तो उन्नाव में भाई भाई की जमीन विवाद को लेकर ये मारपीट हुई है जिसकी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मंच पर उपस्थित प्रदेश शासन में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी मंत्री श्री रविंद्र जायसवाल जी, यहां के स्थानीय विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, महापौर श्री अशोक कुमार तिवारी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती पूनम मौर्य जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य श्री हंसराज विश्वकर्मा जी, ट्रस्ट से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण श्री कृष्ण कुमार चालान जी, अखिलेश खेमका जी, श्री राकेश गोयल जी, श्री कृष्ण कुमार खेमका जी और आप सबके बीच में महर्षि नारद की भूमिका के रूप में कार्य करने वाले महामंडलेश्वर महंत श्री संतोष दास जी महाराज सतवा बाबा और उपस्थित सभी श्रद्धालुजन, उपस्थित भाइयों बहनों, दृष्टिबाधित विद्यालय में सरदेव भाई जी की स्मृति में अन्न क्षेत्र का शुभारंभ होना एक सुखद अनुभूति करने वाला क्षण है। इस अवसर पर भाई जी की स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आप सभी को, इस पूरे ट्रस्ट को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इन दृष्टिबाधित बच्चों के लिए सर्वे भाई जी की स्मृति में इस अन्न क्षेत्र को यहां पर बनाया है। हम सब जानते हैं भारत की परंपरा में, सनातन धर्म की परंपरा अन्नदान को एक पवित्र दान के रूप में लेती है। अन्नम ब्रह्म कहकर के भारत की वैदिक परंपरा ने इसको अत्यंत महत्व दिया है। अन्न को ब्रह्म के स्वरूप के रूप में रख करके इस दान को एक पवित्र दान माना है। इसमें भी आपको उदाहरण मिलेंगे कि जिस व्यक्ति ने कभी जीवन में अन्नदान नहीं किया है, इस जीवन के बाद कितने भी अच्छे पुण्य उसके क्यों न हो, उस व्यक्ति को कभी भी जीवन में आत्मसंतुष्टि का भाव पैदा नहीं होता, भले उसको स्वर्ग का राशि क्यों न मिल जाए। इसलिए अन्नदान की महत्ता को एक भारतीय से न ज्यादा और कोई नहीं समझ सकता। और इस संबंध में अनेक उदाहरण है, आप रामायण में देखेंगे, वहां पर भी आपको अनेक उदाहरण इस संबंध में मिलेंगे।
एक पवित्र कार्य हुआ है और वहां पे भी दृष्टिबाधित यहां पे जो बच्चे अध्ययन करते हैं उनके साथ साथ आने वाले काशी आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक नया अन्न क्षेत्र खुलना एक सुखद अनुभूति करने वाला है। देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नई दृष्टि दी है। जिन्हें हम पहले विकलांग कहते थे, जिन्हें समाज उपेक्षित मानता था, परिवार के लोग जिन्हें एक प्रकार से त्याज्य कर देते थे, उन्हें दिव्यांग कह करके प्रधानमंत्री जी ने उनके जीवन को और समाज को एक नई दृष्टि दी है। आज इस संबंध में केंद्र और राज्य शासन के स्तर पर अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं, अनेक अभियान प्रारंभ हुए हैं और मुझे लगता है कि ट्रस्ट का एक कार्यक्रम भी इसी से जुड़ा हुआ है, इसी प्रकार का एक अभियान है। वास्तव में इस प्रकार के कार्यक्रम धर्मार्थ संस्थाओं के ही कार्यक्रम बनने चाहिए। हमारी धर्मार्थ संस्थाएं और सामाजिक संस्थाएं समाज के प्रति और राष्ट्र के प्रति अगर अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करना प्रारंभ कर देंगे तो फिर समाज में कहीं भी अभाव, दुख और दरिद्रता के लिए कोई जगह नहीं होगी। सर्वत्र खुशी का माहौल होगा, रामराज्य की स्थिति होगी। और गीता प्रेस की जो मासिक पत्रिका निकलती है कल्याण, जब सेठ जी ने श्री जयदयाल गोयनका जी ने जब गोरखपुर में गीता प्रेस की स्थापना की और लगभग 100 वर्ष पहले गोरखपुर से कल्याण मासिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ तो संपादक के रूप में किसी एक ऐसे व्यक्ति को जो सनातन धर्म के मर्म को समझता हो उसका चयन होना था। तो सरदेव भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को इसके लिए चयन हुआ। आजीवन उन्होंने इस व्रत को निभाया। कल्याण में जो आलेख उनके समय में छपे थे वही आलेख आज भी चल रहे हैं और उन्होंने घर घर तक यानी साधन न होने के बावजूद कोई ऐसा सनातन धर्मावलंबी नहीं होगा भारत के अंदर, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम और दुनिया के अंदर कहीं भी, जहां पर सनातन धर्म के मूल्यों को उन घरों तक कल्याण के माध्यम से पहुंचाने का कार्य न किया हो। सनातन धर्म की जो सेवा गीता प्रेस के माध्यम से हुई तो अत्यंत अभिनंदनीय और सराहनीय सेवा है और उसी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए शताब्दी महोत्सव के समारोह में स्वयं प्रधानमंत्री जी गोरखपुर गीता प्रेस के कार्यक्रम में आए थे। कार्यक्रम का शुभारंभ देश के राष्ट्रपति जी के द्वारा हुआ था। यानी यह अपने पूर्वजों के प्रति और विरासत के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का, सनातन धर्म कीर्ति के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने वाला है। किसी ने कुछ कार्य किया है उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने वाला जो धर्म है वही महान धर्म सनातन धर्म है। और सनातन धर्म हमें हमेशा अपने पूर्वजों के प्रति, अपनी परंपरा के प्रति, अपने महापुरुषों के प्रति, समाज के लिए योगदान देने वाले उन सभी महापुरुषों के प्रति सभी कृतज्ञता का भाव व्यक्त करने के लिए प्रेरणा देता है। आज उसी कृतज्ञता को ज्ञापित करने के लिए हम सरदेव भाई जी को स्मरण यहां पर कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से उनका स्मरण करते हुए उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ट्रस्ट को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सरदेव भाई जी की स्मृतियों को एक नई जीवंतता प्रदान की है। इसके लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबके इस अभियान के प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप। वाराणसी से अन्न क्षेत्र के शुभारंभ उन्होंने किया है। अन्न क्षेत्र के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए हैं। उन्होंने सबका धन्यवाद दिया है कि किस तरीके से अन्न के क्षेत्र में यूपी जो है वे विकास करती रहे। तो अन्न के क्षेत्र में शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वाराणसी से सीधे आप उनको सुन रहे थे कि किस तरीके से उनका कहना था कि अन्न के क्षेत्र में हर
किसान जो है योगदान दे रहा है और किसानों का ये योगदान भुलाया नहीं जा सकता। आगे उनके लिए जितना हो सके उतना सरकार कार्य करेगी। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।